चलो आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ टू सुपरपोज्ड वेव्स है, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो दो वेव हैं जो सुपरपोज कर रही हैं, उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। सुपरपोज करने का क्या मतलब होता है, तो सुनो, जब एक वेव ऐसे आ रही हो, दूसरी वेव ऐसे आ रही हो, जब एक स्क्रीन पर मिलेंगी तो उनका एक नेट वेव बनेगी। या तो वो ऐसी हो सकती है, या फिर वो वेव ऐसी हो सकती है, या फिर ऐसी, यानी वो वेव खत्म भी हो सकती है, वो वेव बन भी सकती है। ओके, जब दो वेव सुपरपोज करती हैं एक दूसरे को अलग अलग। नेक्स्ट उसके आगे क्या है, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो इंटेंसिटी को शो करना कुछ ऐसा, A1 A2 क्या इसके एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड हमें दिए हुए हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर देखिए Y1 यहां से लिखना, ठीक है आंसर से। नाउ लेट्स, है ना, लेट कर रहे हैं अज्यूम कि Y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव है, दोनों सुपरपोज करेंगी, उनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। साइन, देखो क्या बन रहा है फॉर्मूला, मैं लिखता हूं दोबारा से, A2 साइन, फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा टी, लेकिन इनमें फेज डिफरेंस है। इन्होंने डेल बोला, डेल, ये फेज डिफरेंस है। ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अभी जब सुपरपोज करेंगी तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी वेक्टर के तौर पे। अगर ऐड हो रही हैं तो इनसे मिलने वाली एक नेट वेव बनेगी इस तरह से, ठीक है। और जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, A1 साइन ओमेगा टी एज इट इज। नेक्स्ट दूसरी वाली वेव A2 साइन ओमेगा टी प्लस लैम्डा, ये बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल। तो ये हमारे पास दो वेव ऐड हो चुकी हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे अपन, फिर से देखो। ओके, विजिबल है ये, ठीक है विजिबल है ना, हाँ। अब ऐसे में हम इसका एक फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखो ध्यान से कैसे। ये तो सेम रहेगी भाई, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, लेकिन वो वाली में एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और वो क्या, देखो A2 सेम है, लेकिन साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। और साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है साइन A कॉस B प्लस कॉस A, ये A है और ये B है ना, कॉस A साइन B। क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। तो A2 की मल्टीप्लाई कर लोगे, देखोगे ध्यान से क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, बोलो। आपको मिलेगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस, ये वाले में आपको तीन चीजें, एक तो देखो A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। A2 देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, डेल्टा लिखा है ना। इनका जो फेज डिफरेंस है कैसा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कांस्टेंट वाले एक साथ लिख लो, कॉस और डेल एक साथ लिख लो, ओके। नेक्स्ट साइन ओमेगा टी इस तरह से लिख लो बाद में। तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा कांस्टेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, जो इनका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। उसके आगे क्या है, A2 मल्टीप्लाई करोगे, A2 एक गलती क्या हमने ऊपर कर दी फॉर्मूले में, ठीक, ठीक कर लो उसको, cos A sin B, दैट इज दिस, ओके ना। तो A2, अब साइन डेल्टा पहले लिख लो, फिर कॉस ओमेगा टी, ये बनेगा, बोलो हाँ कि ना। अब ऐसे में साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये दोनों पार्ट में से कांस्टेंट ले सकते हो, तो एम्पलीट्यूड इनका ऐड होके क्या बन जाएगा, बोलो जरा ध्यान से, कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड से निकालेंगे इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन अपने को ये पता है, ठीक है ना। और जब दो वेव जुड़ रही हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट से एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे देन इंटेंसिटी। बात दिमाग में आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। हाँ चलो देखो, तो इनमें से अगर साइन ओमेगा टी कांस्टेंट ले लें तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा A1 A2 cos डेल्टा, ये बन जाएगा A1 फिर प्लस A2 cos डेल, और साइन ओमेगा टी इनका कांस्टेंट है,
साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट वो तो सेम रहेगा क्योंकि इनमें से तो कॉमन आ गया, ये प्लस है, वो वाले भी थर्ड, तीन क्वांटिटी है तो उसको सेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आ जाएगी A2 साइन डेल जो इनका फेज डिफरेंस है, उसके बाद कॉस ओमेगा टी, ऐसे कुछ होगा। अब ऐसे में जो रिजल्ट यहां आया है मैं उनको एक बार मार्क कर देता हूं, जो हमें लेट करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक एम्पलीट्यूड, दो वेव जब जुड़ रही हैं तो ये पूरा उसका एक एम्पलीट्यूड बताता है A1 और ये बताता है A2। अब ये दोनों एम्पलीट्यूड कैसे हैं उसके हिसाब से मान के चले कि एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसा है, जब दोनों मिलेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड ऐसा बनेगा। तो ऐसा बन सकता है A1 A2 जोड़ के, ठीक है ना एम्पलीट्यूड। बाकी फेज डिफरेंस तो अपने लिख दिया है, कॉस डेल और साइन ओमेगा टी हमने लिख चुके हैं यहाँ पर, उसकी फ्रीक्वेंसी का पार्ट। तो हमने यहां से देखा, नोट किया कि सर A1 जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड ही तो है दोनों वेव का मिलाकर, और इस A1 को जो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड आया है एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम अपने मर्जी से एक नंबर दे सकते हैं, और वो इसमें नंबर दे सकते हैं A cos थीटा, क्योंकि यहां पर cos की टर्म है तो हमने cos थीटा लिया है। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों लिया है ना, देखो ध्यान से, जब हमारे पास जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं या कुछ भी तो उसमें कई बार दो कांस्टेंट एक साथ आते हैं और हम ऐड करके उनको एक ही बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। हमने दो को एक क्यों लिखा, ताकि वो एक शॉर्ट फॉर्म में इजी बन जाए, हमें इसकी जरूरत भी है। अभी क्यों है जरूरत देखो आगे, इनको हमने एक इसलिए बनाया ताकि जब सॉल्व करें तो वो इजिली हमारे पास एक आंसर दे देगा। क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड सेम है, चाहे A1 A2 करो चाहे A2 A3 करो, देखो 3 तो है नहीं। अब जरा A2 लिखो कितना आएगा, हम जब A2 लिखेंगे तो वो आ जाएगा A2 साइन डेल, ये आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो भाई, चाहे एम्पलीट्यूड यहां हो चाहे वहां हो, दोनों के दोनों ऐड हुए आपस में, तो जो इनका एम्पलीट्यूड है हम उसको मिला के एक साथ लिख सकते हैं A साइन थीटा। सर हमने यहां भी A माना यहां भी A माना, देखो कॉस और साइन का बात तो समझ में आ गई, यहाँ कॉस यहाँ साइन हमने उस तरह से रख दिया। A यहाँ पर क्यों, क्या हमने A इसको माना है, नहीं, हमने पूरे को एक साथ ऐड करके A लिया है। तो जब ये पूरी एक वेव बनेगी तो क्या दो वेव बनेगी, नहीं बनेगी तो एक ही वेव ना, और एक ही वेव में हम जानते हैं कि सर एम्पलीट्यूड एक ही होता है, तो इसलिए A और A माना है अपन ने, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें इस तरह से स्क्वायर की टर्म लाने के लिए हम A1 A2 को ऐड करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन आगे बहुत बड़ी पड़ने वाली है। देखो समझ लो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये आपके 12th में भी थी इसलिए बोलो समझ लेना। अब देखो नाउ इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, नाउ एडिंग, ना स्क्वायर, नाउ डूइंग स्क्वायर, ना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग 1 and 2, 1 and 2 एंड एडिंग, तो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा सर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस राइट हैंड से राइट हैंड ऐड होगा तो ये बन जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, ये तो इसका स्क्वायर कर लो, A1 प्लस A2 कॉस डेल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं मानना कि एक का A1 का स्क्वायर फिर A2 का, पूरी ये एक ही टर्म है, ठीक है ना, याद रखना। प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर हमें डायरेक्ट कर दिया, यहां पर हमें फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। देखो यहां से तो हमें साफ साफ पता है कि सर A स्क्वायर कॉमन आएगा और ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम यहां से A स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। वहां क्या होगा, फॉर्मूला ओपन कर लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पहले लिख लो, चलो है ना, B स्क्वायर प्लस 2AB, B हो चुका है पूरा, अब देखो कॉस डेल के साथ प्लस A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा,
अब यहां से एक चीज को ध्यान देना, इसको और इसको दोनों में a2 स्क्वायर है, और जब दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको a स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर और इन दोनों का रिजल्ट a2 स्क्वायर और ये वाला सेम a1 a2 कॉस डेल, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सर, कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट उसके आगे देखिए, हमें अच्छे से रिलेशन पता है कि i इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पे i लिख सकते हैं, तो नीचे लिख दो। चलो ठीक है, लिख देते हैं अब। तो i इक्वल्स टू, हमें एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें वही बोला प्रूफ करने के लिए, a1 a2 की फॉर्म में, प्लस ये वाला टर्म 2a1 a2 कॉस डेल। तो आपकी इससे रिवीजन हो गई होगी अगर आपने पहले अच्छे से किया है, तो नहीं किया है तो देख लो हमने कैसे कैसे स्टेप लेकर आए और ऐसा हमने इन दोनों वेव को क्यों किया। साफ साफ बोला है कि दोनों सुपरपोज करती हैं। सुपरपोज का मतलब उनके डिस्प्लेसमेंट का हमें वेक्टर सम करना पड़ता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई, उनको ऐड किया। अब इसमें हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने डेल लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद जब इसमें फॉर्मूला लगा तो हमने लगा दिया फॉर्मूला, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया जो कॉमन आया हमने इसको इस तरह से बनाया। फिर हम जानते हैं कि जब ये वेव एक बन जाएगी तो इनका एम्पलीट्यूड a1 और a2 हम ले सकते हैं, और दोनों का कॉमन एम्पलीट्यूड a मान लिया क्योंकि एक ही वेव बनेगी, वो भी एम्पलीट्यूड a वाली। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ,